मान लो 50,000, लेकिन एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितना है मान लो 60,000, कितना है, यानी फ्यूचर में कितने में बिकेगा 60 पे। तो हम इसको वैल्यू किस पे करेंगे, विच है लोअर, विच है लोअर, लोअर कितना है भाई, लोअर है 50। वाई, हमने 50,000 क्यों वैल्यू किया, क्योंकि फ्यूचर में बिकेगा 60 पे, फ्यूचर में बिकेगा, फ्यूचर में 10,000 प्रॉफिट होने वाला है, फ्यूचर में 10,000 का। लेकिन कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट को मत बुक करना, फ्यूचर प्रॉफिट को मत, तो इसलिए हमें वैल्यू करना पड़ेगा 50 पे ताकि प्रॉफिट बुक मत करो। लॉस बुक हो जाए कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं होना चाहिए जब तक वो एक्चुअली राइज ना हो जाए। समझ आ गया बच्चों प्रिंसिपल, 100 का 200% ये क्वेश्चन आने वाला है। फिगर चेंज हो सकती है, फिगर चेंज हो सकती है, आएगा जरूर। ऐसे या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेती है टीचर, डायरेक्ट की जगह एक क्वेश्चन ही बना के देती है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल, प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, आएगा आएगा। और यही क्वेश्चन आएगा, इसमें लिख लेना भैया, पेज नंबर 95 क्वेश्चन 3। फिगर चेंज हो सकती है, ठीक है जी, समझ आ गया। लॉजिक बता दिया क्यों हम लोअर में वैल्यू कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लोअर में वैल्यू करके हम फ्यूचर लॉस को बुक कर रहे हैं। इसके अंदर ज़्यादा वैल्यू कर, यहाँ इसमें लोअर वैल्यू करके फ्यूचर प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। ओके, सबको समझ आ गया बच्चों। इस प्रिंसिपल के एडवांटेज क्या है, इससे रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द बिजनेस शो होती है, एक्चुअल बिजनेस पोजीशन शो होती है। एडवांटेजेस, because of this principle realistic picture of the business is shown, realistic picture of business is shown, हमें सही पिक्चर ऑफ द बिजनेस पता चलती है। लेकिन जो डिसएडवांटेज क्या है, हाँ जी डिसएडवांटेज क्या है, इसकी ना एक लिमिटेशन है, एक डिसएडवांटेज है। क्या 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 इसकी लिमिटेशन क्या है, इससे ना बच्चों इसके नुकसान होते हैं क्या। हाँ वो तो एक तो भैया एक तो इसका एविडेंस नहीं होता प्रोविजन आने का, तो अकाउंट्स एक तो लिमिटेशन ये है कि अकाउंट्स आपके वो हो जाएंगे, अनलिस्टिक हो जाएंगे, मतलब अकाउंट बिकम इनएग्जैक्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, अकाउंट बिकम इनएग्जैक्ट, अकाउंट बिकम इनएग्जैक्ट। इनएग्जैक्ट मतलब इसका कोई एविडेंस नहीं है तो इनएग्जैक्ट हो जाएंगे, मतलब एविडेंस नहीं है। अगर अकाउंट एविडेंस बेस पे हो तो एग्जैक्ट होते हैं। दूसरी लिमिटेशन ये है जो इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, इट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व। व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होता है जिसमें टैक्स नहीं दिया होता, विच इज नॉट शोन इन द बुक्स। इसका लोग इस्तेमाल करते हैं सीक्रेट रिजर्व बनाने में, ब्लैक मनी क्रिएट करने में हेल्प करती है ये हमें। कैसे, मुझे पता है इस बंदे ने पैसे दे देने हैं, लेकिन जानबूझ के इसके अगेंस्ट क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल बना दूँ। प्रोविजन क्या होता है, अपने प्रॉफिट को कम करना, फ्यूचर लॉस को मेट करने के लिए। मुझे पता है इसने दे देने पैसे, मैं इसके अगेंस्ट जानबूझ के प्रोविजन बना दूंगा। प्रोविजन आने से क्या होगा, मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो गया तो टैक्स कम देना पड़ेगा। तो लोग इसका मिसयूज करते हैं इस प्रिंसिपल का। मुझे पता होता है सामने डेटर ने पैसे दे देने हैं, थोड़े टाइम बाद देगा। जो लॉन्ग टाइम डेटर से जो टाइम के बाद देते हैं उनके अगेंस्ट प्रोविजन आके अपनी इनकम क्या कर देते हैं, कम दिखा देते हैं और टैक्स कम देते हैं। तो इससे लोग ब्लैक मनी क्या है कि आपने अपने सही इनकम पे टैक्स नहीं दिया, आपने इसके लॉस का प्रोविजन आ दिया, लॉस का प्रोविजन आ दिया तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट का पार्ट कम हो गया, प्रॉफिट का पार्ट कम हो गया तो टैक्स भी कम देना पड़ेगा। समझ आ गया बच्चों बात, क्लियर हो गया, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के नहीं हुआ। अगला प्रिंसिपल, हाँ जी बच्चे ना ये जो कॉस्ट कंसेप्ट है और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल एक ही है। प्रिंसिपल नंबर कौन सा है बच्चों, 7th। कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। बच्चों यहाँ पे वो जो क्लोजिंग स्टॉक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टॉक क्या होता है, कौन सा एसेट होता है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट या फिक्टिशियस एसेट, करंट एसेट होता है, 12 महीने के अंदर बिक जाएगा। हाँ जी, स्टॉक इज अ करंट एसेट, क्लोजिंग स्टॉक इज अ, याद रखना बच्चों क्लोजिंग स्टॉक इज अ करंट एसेट। स्टॉक के ऊपर कौन सा प्रिंसिपल लगता है, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। कौन सा लगता है,
अब बच्चे क्या गलती करते हैं, दोनों मिक्स कर देते हैं। कंजर्वेटिव में वो सोचते हैं स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट पे, वो मार्केट में चलो यार उन्हें लगता है सारे एसेट ही ऐसे वैल्यू करने, नहीं। कॉस्ट प्रिंसिपल लगता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल लगता है फिक्स एसेट्स के ऊपर। किस पे लगता है? फिक्स एसेट क्या क्या होते हैं? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये इसके ऊपर लगता है प्रिंसिपल। ये कहता है कि ये जो एसेट खरीदे हैं इसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? हाँ जी, जिस प्राइस पे खरीदा है, ओरिजिनल प्राइस, जिस प्राइस पे खरीदा है उस प्राइस पे रिकॉर्ड करना है और उसको सिस्टमैटिकली डेप्रिशिएट करना है और उसको सिस्टमैटिकली तो लिखेगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। Asset is recorded, fixed asset is recorded at a or fixed asset is recorded in the books. Fixed asset recorded in the books at original price. At original price, or at which it is purchased. At which it is purchased. Or amount spent for its construction, amount spent for its construction or purchase till it is put to use, till it is, ये मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको। and that price is depreciated, and that price is depreciated, जो प्राइस दैट और प्राइस जो आप जिस प्राइस में रिकॉर्ड किया दैट प्राइस इज डेप्रिशिएटेड ओवर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, और उस प्राइस को आपको डेप्रिशिएट करना है ओवर इट्स एस्टिमेटेड। हाँ जी, क्या लैंड की इंक्रीज होती है, बिल्डिंग हमेशा बिल्डिंग वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। जो आपको में लगता है ना हमारे घर बढ़ गए वैल्यू, हमारे घरों की वैल्यू नहीं बढ़ी, जो घर जिस लैंड में है लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तभी अगर आप ना चाहे आप नया फ्लैट भी खरीदोगे ना उसके आप बेचोगे, वो कहेगा ये जो काम की कोई वैल्यू नहीं है, वो बिल्डिंग की वैल्यू रहती है, वो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होती है, मतलब सो लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट होती है। क्योंकि हर बंदे को ना अपने हिसाब से काम कराना होता है। मेरी मम्मी बड़ी परेशान है, क्यों? क्योंकि साथ वाला घर बन रहा है, वो कह रहा जिन्होंने बेचा था उनका तो घर बिल्कुल नया था, ये पागल है, नया बनवा रहे, क्यों बनवा रहे? जब घर बनता है ना डिस्टर्बेंस होती है ना, ठा होती है, तो इसलिए परेशान है कि नए घर को तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। क्योंकि ऐसे ही हमारे नीचे भी वो नया घर बनना था, वो तोड़ के दोबारा बना दिया। तो मतलब मोर स्टोरी जो हर बंदा कहता है हमारे जो यूज़ है वो हमारे अपने हिसाब से यूज़ के हिसाब से बनाएंगे, इसलिए वो काम की बिल्डिंग की वैल्यू नहीं होती, वो लैंड की वैल्यू होती है। लैंड की वैल्यू अप्रिशिएट होती है, बिल्डिंग की वैल्यू को भी अप्रिशिएट नहीं होती, वो डेप्रिशिएट होती है बिल्डिंग की वैल्यू। ठीक है जी, समझ आ गया बच्चों? तो आप जो सोचते हो घरों की वैल्यू बढ़ रही है, वो घर की वैल्यू नहीं बढ़ रही, लैंड की वैल्यू बढ़ रही है जो लैंड पे है। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है क्योंकि हर बंदे को बिल्डिंग अपने हिसाब से बनानी होती है। तभी जो देखा होगा जब नए कोई खरीदता है फ्लैट फिर से वो अपने हिसाब से बनाने लग जाता है, चाहे जितना मर्जी अच्छा बनाओ फ्लैट। हाँ जी, लैंड अप्रिशिएट होती है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। तो वही तो हम लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग है ना, एसेट जनरली लैंड एंड बिल्डिंग होती है, तो हम डेप्रिशिएट बिल्डिंग को करते हैं, लैंड को अप्रिशिएट होती है। लैंड की अप्रिसिएशन ज़्यादा ही होती है, बिल्डिंग तो डेप्रिशिएट होती है। लैंड को अप्रिशिएट करते हैं, बिल्डिंग को नहीं। वैसे तो नहीं अकाउंट्स में नहीं, अकाउंट्स में बहुत रेयर सर्वांसेस होते हैं जब अप्रिशिएट करके दिखाते हैं। वैसे में हिस्टोरिकल वैल्यू पे दिखानी होती है। किस वैल्यू पे दिखानी होती है? यानी तेरे पापा ने जो कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी 10 लाख पे 20 साल पहले, उसकी आज वैल्यू करोड़ों में होगी, लेकिन बुक्स के अंदर कितने में दिख रही होगी? 10 लाख की दिख रही होगी। ठीक है सर, कभी तो ये लिमिटेशन है, इसी तो लिमिटेशन है ये अकाउंट्स की। पढ़ा था चैप्टर 1 में लिमिटेशन है अकाउंट्स, क्या 2 लिमिटेशन पढ़ी थी हमने, इसी कंसेप्ट से आई है 2 लिमिटेशन। कौन सी? कि भैया इसकी वजह से लिमिटेशन है, इट डज नॉट शो द सेलेबल वैल्यू ऑफ द एसेट, इट डज नॉट शो द, और दूसरी लिमिटेशन क्या आई? इट डज नॉट शो द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट, कि कितने में नया एसेट आएगा। तो जो इसके एडवांटेज क्या है? हाँ जो इसके एडवांटेज क्या है? इट ब्रिंग्स, हाँ जो सुनिएगा, एडवांटेज है, इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी इनटू अकाउंट्स। इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी, समझते हो क्या होती है?
अकाउंट बिकम वेरीफेबल, अकाउंट इट ब्रिंग ऑब्जेक्टिविटी इनटू अकाउंट्स, ऑब्जेक्टिविटी होता है एविडेंस बेस्ड अकाउंट्स, इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्टिविटी इनटू अकाउंट्स, that is account become verifiable, that is it become account become verifiable, क्योंकि जो चीज आपने खरीदी होती है उसका बिल होता है, जो चीज आपने खरीदी होती है उसका क्या होता है, बिल होता है। तो एविडेंस हो गया ना, जब ये मैंने बोर्ड खरीदा था, बिल लिया था, तो मैं कह सकता हूँ जब मैं से पूछा था क्या एविडेंस है कि आपने 1,60,000 खरीदा, मैं तो बिल दिखा दूंगा, तो एविडेंस है ना मेरे पास, ठीक है। तो अकाउंट बिकम वेरीफेबल, अकाउंट वेरीफेबल बन सकते हैं इससे, लेकिन डिसएडवांटेज कितनी है, डिसएडवांटेज क्या है, 2, इट डज नॉट शो द सेलेबल वैल्यू ऑफ द एसेट, इट डज नॉट शो द, और दूसरा इट डज नॉट शो द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट, कितने में नया एसेट आएगा, ये नहीं बताएगा मुझे कि एसेट, ये तो बताएगा कि ये मेरा बोर्ड कितने का था, कितना खरीदा था, कितना डेप्रिशिएट हो गया, ये नहीं बताएगा कितने बिक सकता है आज। दूसरा क्या नहीं बताएगा, इट डजंट शो द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट, अगर मैं नया बोर्ड लेने जाऊं तो कितने में नया बोर्ड खरीदा जाएगा, इट डजंट शो द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द एसेट, रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन देखिए जो इसके ऊपर पेज नंबर पेज नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 95 क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 95 है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 95 है क्वेश्चन नंबर 1 है। बच्चों को कह रहे हैं हमने ना एक मशीन खरीदी थी 1 अप्रैल को 5 लाख की, एक मशीन खरीदी थी 5 लाख की, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस है 50,000, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस है, लेकिन वो मार्केट वैल्यू आज उसकी कितनी हो गई है, अगर आज नई मशीन खरीदने जाए तो उसकी मार्केट वैल्यू 8 लाख है। तो ये मशीन के बारे में बात कर रहा है, हमें लोअर वोअर कुछ नहीं देखना, हमें जितने में खरीदी उस पर रिकॉर्ड करना है। ये कह रहे किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, 5.5 लाख। तो मशीन किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी, 5.5 लाख, बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। हमें मार्केट वैल्यू कंसिडर नहीं करनी, हमें मार्केट वैल्यू कंसिडर तब भी नहीं करनी। अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख भी होती, अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख भी होती, तब भी हम किस वैल्यू करेंगे, 5.5 लाख पे वैल्यू करेंगे। उसे बुक्स के अंदर किस वैल्यू पे शो करेंगे, जितने में खरीदी, जितने में टिल द एसेट पुट टू यूज, जो भी खर्चा किया टिल द एसेट पुट टू यूज, हम उसे 5.5 लाख पे दिखाएंगे। चाहे मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो या लोअर हो, मैटर नहीं करता। वो कहाँ मैटर करता है, क्लोजिंग स्टॉक में। किस में मैटर करता है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट होता है, उसके ऊपर प्रूडेंस प्रिंसिपल लगता है। क्या लगता है, और ये मशीन एक फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट पे क्या लगता है, कॉस्ट कंसेप्ट। क्या लगता है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। सबको समझ आ गया कि नहीं आया। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी मतलब एविडेंस बेस्ड अकाउंट्स, एविडेंस बेस्ड अकाउंट बनेंगे, वेरीफेबल बनेंगे अकाउंट्स। क्या बनेंगे, वेरीफेबल। क्या सर, जैसे मैंने बताया कि मैंने कहा मैंने बोर्ड 1,60,000 बुक्स के अंदर खरीदा, क्या मैं इसे प्रूव कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। कैसे, मेरा बिल होगा, बिल से एविडेंस हो गया ना। ऑब्जेक्टिविटी मतलब एविडेंस बेस्ड अकाउंट्स। समझा की बात, एविडेंस बेस्ड अकाउंट बन रहे हैं हमारे, वेरीफेबल बन रहे हैं। पर्सनल बायस हट रहा है इससे। क्या हट रहा है, मन गढ़ंत अकाउंट नहीं लिख रहा मैं, एविडेंस है मेरे पास। मार्केट वैल्यू तो फिर मन गढ़ंत हो सकती है। कोई बच्चा कहता है सर ये बोर्ड आपका 80,000 का बिक जाएगा, कोई जैसे आईफोन का एग्जांपल एक दिन दिया था, एक बच्चा कहता है 50,000 बिक जाएगा, एक कहता है 80,000 बिक जाएगा, ठीक है ना। तो फिर भी उसमें कोई मन गढ़ंत हो गया, वो पर्सनल बायस हो गया। लेकिन इसका पर्सनल बायस नहीं है, मैंने खरीदा है भाई, मेरा बिल है, ठीक है सर, क्या नहीं आया। हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल कौन सा बच्चों, मैचिंग प्रिंसिपल। पेज नंबर कौन से पे है, 92 पे है मैचिंग प्रिंसिपल। 8वां है ना ये। हाँ जी, जो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं, मैच कराओ। क्या कराओ, किसका, इनकम और खर्चों का। किसका, ये यहां से स्टार्ट करता है पीरियोडिकल प्रिंसिपल से, कि भैया हमें पीरियोडिकल प्रिंसिपल कहता है। क्या कहता है भाई पीरियोडिकल प्रिंसिपल,
अकॉर्डिंग टू पीरियोडिकल प्रिंसिपल, क्या कहता है ये पीरियोडिकल प्रिंसिपल? हाँ जी, क्या कहता है ये पीरियोडिकल प्रिंसिपल? किसी याद है पीरियोडिकल प्रिंसिपल क्या कहता है? क्या कहता है पीरियोडिकल प्रिंसिपल? देख के बता रहे भाई कि आफ्टर एवरी अकाउंटिंग पीरियड, आफ्टर एवरी अकाउंटिंग पीरियड वी हैव टू असर्टेन द अकाउंटिंग पीरियड होता है अप्रैल टू मार्च, वी हैव टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वी हैव टू असर्टेन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, दैट इज प्रॉफिट लॉस निकालना है आपको हर साल के बाद। आपको हर साल के बाद बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालनी है। अकाउंटिंग पीरियोडिकल प्रिंसिपल कहता था ये, ठीक है, पिछली क्लास में पढ़ाया था। अब आपको सही परफॉर्मेंस निकले तो बहुत जरूरी है क्या, ये प्रिंसिपल कहता है टू असर्टेन द करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टू असर्टेन करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये बहुत जरूरी है क्या, टू असर्टेन द करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इट इज नेसेसरी to match, it is necessary to match current year income with current year expense, current year income with current year। तो जो ये कहते हैं करंट ईयर के इनकम को करंट ईयर के खर्चों के साथ मैच करो। अगर आपको सही प्रॉफिट लॉस निकालना है, सही प्रॉफिट लॉस, तो करंट ईयर की इनकम को करंट ईयर के खर्चों के साथ मैच कराना पड़ेगा, तभी सही प्रॉफिट लॉस निकलेगा। हमने एक चैप्टर 4 किया था, वहाँ पे एक पॉइंट छुड़वाया था, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। आप बताओ जो ये जो मैचिंग प्रिंसिपल है कौन फॉलो करता है, कैश या एक्रूअल? एक्रूअल फॉलो करता है। हमने एक पॉइंट छुड़वाया था वहाँ पे डिफरेंस में, डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस, कि मैचिंग प्रिंसिपल कौन फॉलो करता है। याद रखना, मैचिंग प्रिंसिपल कौन फॉलो करता है? कैश बेसिस फॉलो करता है क्या? नो, क्योंकि उसमें तीनों आ जाते हैं, करंट, प्रीवियस, फ्यूचर आ जाते हैं। इसके अंदर कहते हैं मैच कराओ करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के खर्चों के साथ, तभी सही प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तभी वो मैचिंग प्रिंसिपल के कारण आपका एक्रूअल ज़्यादा रिलायबल है, आपका ज़्यादा करेक्ट है, सही रिलायबल है, सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देता है। वहाँ पे पढ़ा था ना कि सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कौन देता है? एक्रूअल। क्यों? क्योंकि वो मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वो मैचिंग प्रिंसिपल करंट ईयर के रेवेन्यू को करंट ईयर के खर्चों के साथ मैच कराता है। तो एक्रूअल फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल, कैश फॉलो। तो वो जो पॉइंट छुड़वाया था वो भी करवा दिया। डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल, एक्रूअल बेसिस फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज मैचिंग current year revenue with current year efforts, it is matching current year revenue with current year revenue with current year cost effort, current year cost of the effort, cost of efforts, जो हमने efforts किए उसी cost को मैच करा रहे हैं रेवेन्यू के साथ। एग्जाम्पल जिसमें इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, मान लो एक मशीन है, उसकी लाइफ कितनी है? 1 लाख की खरीदी, उसकी लाइफ है 5 ईयर्स। आप बताओ जो 5 ईयर्स की लाइफ है वो हमें इनकम कितने साल जनरेट करके देगी? 5 साल। तो उसको खर्चा भी कितने साल में आना चाहिए, उसको डेप्रिशिएट भी कितने सालों में करना चाहिए? बिकॉज ऑफ, ताकि मैच हो सके उसके 5 साल की इनकम्स 5 सालों के खर्चों के साथ, तभी उसकी करेक्ट प्रॉफिट लॉस निकलेगा। तो बिकॉज ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये जो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन इज अ मशीन costing 1 lakh purchased and its expected life is 5 years. तो जो so we have to depreciate, so as machine produce goods, produce benefit for 5 years, हमें मशीन प्रोड्यूस करेगी बेनिफिट ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक हमें बेनिफिट प्रोड्यूस करके देगी। मशीन प्रोड्यूस बेनिफिट ऑफ 5 ईयर्स, सो इट वुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। so that 5-year income should be matched with 5-year expenses, so that 5-year incomes
जो 5 साल तक की इससे इनकम जनरेट हो रही है शुड मैच विथ 5 ईयर एक्सपेंसेस। बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल, दिस इज जो हम मशीनरी को डेप्रिशिएट कर रहे हैं 5 सालों में ताकि मैच करा सके। आंसर इज मैचिंग प्रिंसिपल। आंसर इज ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैचिंग प्रिंसिपल, और वो जो प्रूडेंस प्रिंसिपल था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों प्रिंसिपल आते आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रूडेंस, सेकंड वन इज मैचिंग प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 कंजर्वेटिव तो आएगा ही आएगा, जो क्लोजिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन तो आना ही आना है। क्लोजिंग स्टॉक वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली 200% आएगा आएगा पेपर में। 9th प्रिंसिपल कौन सा है बच्चों, कौन सा? हाँ जी, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल जी। एक छोटा कर लेते हैं, इसको समझाने में टाइम लग जाएगा। मैं पहले आपको डुअलिटी प्रिंसिपल कौन सा है 10th है ना, पहले डुअलिटी बता देता हूँ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ये एक छोटा सा प्रिंसिपल है क्योंकि फिर कितने प्रिंसिपल रह जाएंगे, 2 रह जाएंगे और थोड़ा सा थ्योरी और रह जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर कंप्लीट करके इनडायरेक्ट क्वेश्चन के जो थोड़े बहुत रह गए वो भी कर लेंगे। ये कहते हैं एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट। एवरी ट्रांजेक्शन हैज, हर ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं जी। दैट इज वैल्यू इन वैल्यू आउट, in other words that is value in and value, in other words डेबिट एंड, जो आप इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड जनरल शुरू करने जा रहे हैं। एट लास्ट इस चैप्टर के बाद हमारा अकाउंट शुरू होगा। ठीक है जी, इन अदर वर्ड्स डेबिट एंड क्रेडिट। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट we have the concept of accounting equation. Because of this concept we have the concept of, हाँ से बताओ, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 बैलेंस होने हैं ना दोनों साइड। हाँ हो ही नहीं सकता सर, अकाउंट एंट्री गलत हो जाएगी आपकी, ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड हो जाएगी, कैश आया कैपिटल में ऐड हो रहा है। तेरे को क्या पता क्या डेबिट है क्या क्रेडिट है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है तेरे को क्या, अभी तो डेबिट क्रेडिट का मतलब ही नहीं होता। डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है, अभी तो शुरू होगा डेबिट क्रेडिट का मतलब, अगली क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। तेरे को कैसे होता है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, पता ही नहीं है तेरे को अभी। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ, दैट इज तो जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है, वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड, अनदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट, डुअलिटी प्रिंसिपल। बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट वी हैव द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, डुअलिटी प्रिंसिपल। ठीक है जी, जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा एक चैप्टर पढ़ लिया, इसी प्रिंसिपल की वजह से पढ़ना पड़ा। अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो एक चैप्टर ना होता। ठीक है जी, ओके आज के लिए काफ़ी है। 2 प्रिंसिपल रह गए, नेक्स्ट क्लास में करके थोड़ा सा और थ्योरी रह गई वो करके नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। फिर हम असली अकाउंट पे शुरू करेंगे भाई। अभी तक तो थ्योरी में ही थे।